बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है जो काफ़ी ख़ास है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में यह चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन आपका इतना आसान है मैं बता नहीं सकता। एक अकाउंट आपको मेंटेन करना सीखना है, एसेट अकाउंट। मोस्टली आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मज़े की बात यह है कि आपने इसको 11th में पढ़ रखा है, ठीक है। अब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा रिव्यू कर ले। आपने 11th में नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ से समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर 11th का कोई बच्चा देखना चाह रहा हो तो आप देख सकते हैं, आपको भी फ़ायदा करेगा। जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर इजी भी है, आसान भी है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहता है और कैलकुलेशन भी ऐसा कैलकुलेशन जो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बस डेट का ख्याल रखना है, किस पीरियड से किस पीरियड तक का हमको कैलकुलेशन करना है। मेन जो आपको समझना है वो ये डेट्स को समझना है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है आप जानते हैं। किसी भी संपत्ति जो अस्थायी संपत्तियां हैं उसके वैल्यू में कमी आ जाती है, उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, ह्रास कहते हैं, ठीक है। ह्रास कहा जाता है। इसमें ह्रास में कुछ चीज़ें और भी जाननी है। एक ह्रास को डिप्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। डिप्लेशन उन संपत्तियों में होती है जो खाद्यान्नों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे माइनिंग खाद्यान्न रहता है, जहाँ से कोयला वगैरह निकाले जाते हैं, तेल निकाले जाते हैं, ये सब के जो खाद्यान्न होते हैं उसमें जो कमी आती है उसको डिप्लेशन कहते हैं। और संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। संपत्ति के वैल्यू में कमी आएगी तो उसको डिप्रिसिएशन कहेंगे। खाद्यान्न वगैरह की कमी में आएगी तो उसको डिप्लेशन कहेंगे। बाकी हमारे पास कुछ संपत्तियां होती है जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, ये सारी संपत्तियां इनटेंजिबल होती है और इसमें जो कमी आती है उसको एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। तो मोस्टली हम लोग डिप्रिसिएशन को ही समझते हैं। तीनों का मतलब कमी आना ही होता है। हमको एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ये सब कैसे होता है ये सारी बातें हम सीखेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के, रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। या तो आप प्रत्येक साल उस संपत्ति पे काटते चले जाओ या आप इसको अलग से मेंटेन करते चले जाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो इस बात को। अगर आपसे बात करें मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़े से वक्त में मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो ये है कि जो आपका बेसिक मेथड है, जो आपका डायरेक्ट मेथड है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना। मेथड भूल जाइए, आप दो ही बातें याद रखेंगे कि एक तो ये है कि हम प्रोविज़न कर सकते हैं डिप्रिसिएशन के लिए। क्या कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है भाई। एक तो यह है कि हम हर साल उस डिप्रिसिएशन को प्रोविज़न करते चले जाए, जितना % होगा उसको प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन एक अकाउंट बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर दे और साल के अंत में उसको डिप्रिसिएशन संपत्ति से घटा दे, ठीक है ना। और संपत्ति को जो साल है वो जब ज़रूरत पड़े तब घटा दें, बाकी संपत्तियों को उसके मूल वैल्यू पर ही दिखाते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 लाख की संपत्ति है और 10% इसका डिप्रिसिएशन होता है तो 10% काटना तो ज़रूर है, लेकिन संपत्ति को 1 लाख ही शो करना है और ये जो 10% है इसको एक अकाउंट बना देंगे प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, उसमें रखते चले जाएंगे। जब ज़रूरत होगी उठा के सीधे इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ये आपको समझना है। तो इस पर जब आएंगे, जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो और समझेंगे। बेसिकली हमको अभी पढ़ना है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और इसी से संबंधित हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा सा जर्नल एंट्री हम लोग देख लेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, हमको सीधे कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन काटने हैं और काटते चले जाना है, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 तरीके का मेथड यूज करेंगे। मोस्टली बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज करने के। एक हम यूज कर लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, SLM इसको कहते हैं। मतलब एक बार हमने काट दिया, जो रेट हमने फिक्स कर दिया उसी रेट से कटता चला जाएगा। मतलब यह है कि 10,000 की कोई संपत्ति है और 10% डिप्रिसिएशन हमको काटना है, तो ये 10% का मतलब 1,000 हुआ और ये 1,000 हर साल 1,000 ही रहेगा। मतलब फिक्स हमने कर दिया। इसको फिक्स मेथड भी कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग काटते चले जाएंगे। दूसरा है जो है सो रिटन डाउन मेथड, ठीक है।
WT भी कहा जाता है, रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब घटाते चले जाएंगे। अगर 10,000 का 10% हमने पहले साल काटा है, 10,000 का 10% 1,000 रुपया हुआ, फिर अगले साल 1,000 नहीं होगा, इस 1,000 में से 10,000 में से 1,000 घटाने के बाद जो 9,000 आएगा उसका हम 10% काटेंगे, मतलब 900 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर इसमें से 900 घटाने के बाद जो आएगा वो हम करेंगे। तो बाकी आपको समझाऊंगा मैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे चलना है हमें तेजी में। अब थोड़ा सा जनरलिटी पे हम लोग ध्यान दे दें। अगर हमको डायरेक्टली एसेस्ट पे डिप्रिसिएशन काटना है तो हम जनरलिटी कैसे करेंगे? ठीक है, डायरेक्टली एसेस्ट पे हम डिप्रिसिएशन काटने जा रहे हैं। तो डायरेक्टली जब हम एसेस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन को शॉर्टकट में हमने लिखा है डेबिट लिख देंगे। टू जिस एसेस्ट पे आपको काटना है, एसेस्ट का नाम यहाँ पर शो कर दीजिएगा, कोई भी एसेस्ट हो, जैसे मोटर कार है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, etc। ठीक है, एसेस्ट अकाउंट को हम 2 कर देंगे। डिप्रिसिएशन हमारे लिए हानि है इसलिए इसको डेबिट में दिखाते हैं, और जिस एसेस्ट पे कम हो रहा है वो एसेस्ट कम रहा है, और जिस एसेस्ट में कमी आती है उस एसेस्ट को क्रेडिट करते हैं। एसेस्ट का डेबिट शेष होता है और एसेस्ट में किसी वजह से अगर कमी आती है, ये डेबिट शेष इसका मूल वैल्यू हुआ, अगर ये माइनस में जाएगा तो पलट के क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेस्ट अकाउंट, इसको याद करिए। अगर डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेस्ट अकाउंट होगा। आप नरेशन में लिख सकते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए होंगे आप, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर भी इस मेथड में भी हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करने हैं एसेस्ट पे, लेकिन वो डिप्रिसिएशन एसेस्ट पे ना दिखाकर हम उस डिप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में डालते चले जाएंगे। ठीक है, और जब ज़रूरत होगी इकट्ठे हम एसेस्ट में से काटेंगे। ठीक है, बीइंग हम लिख देंगे, प्रोविजन फॉर आप लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग लिख दीजिए, प्रोवाइडिंग प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, आपने डिप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न प्रोवाइड किया। ठीक है ना, आपने एसेस्ट पे नहीं कर रहा। देखिए एंट्री सेम है, बस हमने क्या किया है, यहाँ एसेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, एसेस्ट कम गया, और यहाँ हमने एसेस्ट में ट्रांसफ़र ना करके हमने प्रोविज़न फॉर और ये डिप्रिसिएशन में डाल दिया। ठीक है, हमारे लिए एक बात है कि डिप्रिसिएशन हानि है, और हानि जब होती है तो हर साल डिप्रिसिएशन को अपने PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्योंकि PL अकाउंट मेंटेन करता है हानियों को। तो हानि जो हो रहा है बिजनेस में, चाहे इस मेथड में हो चाहे इस मेथड में हो, उसके लिए हम हानि का एंट्री भी करेंगे। हानि का एंट्री करना जरूरी है कि नहीं है? बताओ मुझे, बताओ हानि का एंट्री करोगे ना? ये डिप्रिसिएशन हमने चार्ज तो कर दिया एसेस्ट पे, लेकिन ये डिप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस के लिए मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट बिजनेस बनाता है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक समझ गए बच्चे? या तो आप सीधे काटो डिप्रिसिएशन संपत्ति पे, या डिप्रिसिएशन को प्रोवाइड करो प्रोविज़न में, और फिर इकट्ठे आप संपत्ति पे काटो। तो फिलहाल तो हम इसको पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम बात करेंगे इस पर। सिंपली डिप्रिसिएशन एसेट पे काटेंगे और इस डिप्रिसिएशन को अपने PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है भाई, PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब एसेट को PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो एसेट को जब PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बस सिंपली PL अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन को जब PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो PL अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना ईजी, चाहे आप यहाँ करो या यहाँ करो, दोनों बात एक है। ठीक है ना, तो 2 एंट्री याद रखेंगे, एक तो डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करना है, PL अकाउंट में जब डिप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे, ये दोनों एंट्री आपको याद रखना है। बाकी डिप्रिसिएशन तो आपने चार्ज कर दिया, लेकिन संपत्ति खरीदने का एंट्री आपको मालूम है क्या? संपत्ति खरीदने का बहुत सिंपल एंट्री आपने 11th में पढ़ा है। कोई एसेट जब आता है उसको डेबिट करते हैं, जो एसेट जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है भाई, कोई एसेट जब आता है तो उसको डेबिट करते हैं, जैसे कोई एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट। ऐसे भी समझ सकते हैं, एसेट में वृद्धि हो रही है, जिस एसेट में उसको डेबिट, और जिस एसेट में कमी हो रहा है उसको क्रेडिट। और इसको अपोजिट होता है, जब आप सेल करोगे तो कैश आ जाएगा और एसेट चला जाएगा। बस ये चीज़ें आप 11th में पढ़ रखे, इसीलिए ज़्यादा मैं फोकस दे भी नहीं रहा हूँ, बस आपको सिंपली ऐसे समझा दिया है हमने। अब सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे बच्चे। अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में आप जानते हैं एंट्री को बस पोस्ट करना है अकाउंट में, और कोई बड़ी बात नहीं है। और अकाउंट में भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, अच्छे से वहीं पर समझाता हूँ। चलें तो अकाउंट की तरफ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातें बहुत हो गई, इंतज़ार क्वेश्चन का है। चलिए बीकॉम पार्ट 1 के जितने बच्चे हैं आप ध्यान से देखिए। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए। डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो आपका बुक है उसका ये 2nd नंबर क्वेश्चन हमने लिया है।
फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रैप वैल्यू वाला था मैंने छोड़ दिया है, फिलहाल मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ाना चाह रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर एस के सिंह के बुक का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है उस बुक का। आपके पास अगर बुक है तो बुक निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पढ़िए। एक मशीन हमने परचेज किया 50,000 में, उसका ओवरहॉलिंग करवाया और उसमें लगाया 8,000 रुपया। इसका मतलब ये है पुरानी मशीन हमने ख़रीदा है। ये 8,000 रुपया क्या है सर? ये मशीन का ही वैल्यू है। जैसे आप मान लो कि मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगाते हो, तो मोबाइल के साथ जो टेम्पर ग्लास लगा है वो मोबाइल का ही असल कीमत है, ठीक है। मोबाइल की कीमत में ही ऐड हो जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बहुत सारी संपत्तियां ऐसी है जिसमें हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं, उसको लाते हैं, भाड़े का खर्चा है, उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ये उस कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब यह है कि ये मशीन अब इतनी 50,000 में बेशक आपने ख़रीदा, लेकिन 8,000 उस पर खर्च कर दिए तो वो मशीन 58,000 की हो गई। क्या इतनी बात समझ गए? किसी भी अस्थायी संपत्ति पे अगर आप किसी प्रकार का ऊपर से खर्च करते हैं तो वो उसी में ऐड हो जाता है, वो कॉस्ट कहलाता है। तो आपकी मशीन 50 की नहीं, आपकी मशीन 8,000 और ऐड करने के बाद 58,000 की है, क्योंकि आपने उस मशीन पे खर्च किया है, समझ रहे हैं? ठीक है भाई। उसके बाद क्या कहता है कि 1/7/2008 को इन्होंने एक मशीन और ख़रीदा है जिसका जो 30,000 का है, और 1/7/2010 को मशीन इंस्टॉल करवाया, ठीक है, जो 1/8/2008 को ख़रीदा गया था। 1/1/2008 को जो मशीन आपने ख़रीदा था उस मशीन को इसने 25,000 में इस डेट में बेच दिया, 1/7/2010 को। मतलब जो 1/1/2008 को आपने मशीन ख़रीदा था उस मशीन को आपने बेचा है 1/7/2010 को। खैर ये बातें आपको सिर्फ ओवरव्यू में पढ़नी है, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, डिसमेंटलिंग चार्ज इसको लगा है 1,000 रुपया। जब जिस मशीन को इसने 25,000 में बेचा है उसको खोलने वगैरह का चार्ज किसी बंदे ने ले लिया, जिसने इस मशीन को खोला, मजदूर लगाया होगा आपने। तो मशीन का जो बेचेंगे आप 25,000 में बेचा है और 1,000 किसी ने चार्ज ले लिया। अब मुझे बताओ, यहीं पर समझाओ, एक छोटी सी बात यहीं पर समझ लो। 25,000 में बेचा है और 1,000 रुपया किसी ने चार्ज ले लिया, हेलो, समझ रहे हो? तो आपके पास कितने पैसे आएंगे? आपने 25,000 में बेचा कि 24,000 में बेचा? तो आप कहोगे सर हमारे पास तो 24,000 ही आएंगे। सेलिंग प्राइस कितने आएंगे? 24,000 रुपया। बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द सेम डेट अनदर मशीन आपने परचेज किया 75,000 में, और आपका जो अकाउंटिंग होता है वो होता है 31 दिसंबर को। कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। आपने कुछ नहीं समझा, छोड़ दो, कुछ नहीं समझो, आप छोटी छोटी बातों को समझना सीखो। देखो डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन कैसे बनता है और कितना आसानी से बनता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ डिप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है और कितना ईजिली आप समझ पाते हैं, वो आपको समझना है। बशर्ते ये है कि आपको चीज़ों को समझने का तरीका समझना होगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये आपको समझना है। सबसे ज़्यादा फ़र्क है डेट का, चूँकि परसेंटेज है, परसेंटेज ईयरली है, और आपको पर एनम है। ध्यान से देखिए, ये पर एनम है, पढ़ लीजिएगा कैसे है। तो जो परसेंटेज है वो पर एनम के हिसाब से, और रिटर्न ओरिजिनल कॉस्ट वाइज रिटर्न का है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर बार कटेगा। कहने का मतलब ये है स्ट्रेट लाइन फिक्स हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कटेगा, आपको घटाकर फिर नहीं काटना है, जो है उसी पर कटेगा, और एवरी ईयर सेम रहेगा, ठीक है भाई। आपको अकाउंटिंग बनाना है, मशीनरी अकाउंट खोलना है। ये मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट हमने खींच रखा है पहले से। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट देना लाजमी है क्योंकि आप डेट पर ही सारा खेल होना है, ठीक है भाई। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और एंट्री करता जा रहा हूँ, ठीक। चलिए तो मैं एंट्री करता हूँ। देखिए क्या है, जब आप संपत्ति खरीदते हैं ना तो संपत्ति डेबिट जाता है। अगर उस संपत्ति को कैश में खरीदते हैं तो संपत्ति का वैल्यू डेबिट में लिखा आता है, जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति का शेष डेबिट होता है। संपत्ति का शेष क्या होता है? डेबिट होता है। ये बात आप समझ गए। तो संपत्ति का शेष डेबिट होता है, इसलिए संपत्ति को हम डेबिट में लिखेंगे। आपने 50,000 में कोई संपत्ति खरीदी, कब खरीदी? 1/1/2008 को। यहाँ लिख देंगे 1/1/2008। जरा मैं किताब में देख लूँ, ये डेट हमारा छूट गया है, तो बुक में हम देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई। बुक में क्या लिखा है वो ज़रा देख लें। हाँ, 1/1/2008 लिखा है, हमने यहाँ मिस कर दिया है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बुक तो आपकी तक पहुँचा भी नहीं है।
1/1/2008 को ये मशीन ख़रीदा और इसको इंस्टॉल कर दिया। तो 1/1/2008, प्यार से, बहुत प्यार से समझो इसको, टू कैश, और आपने मशीन ख़रीदा। आपको थोड़ा सा इसमें इंडिकेट कर देना है कि ये मशीन 1 है, क्योंकि आगे भी खरीदेंगे आप मशीन। ये मशीन का वैल्यू हो गया 50,000 प्लस में इस पर जो भी खर्च आप करेंगे वो सब इसी में ऐड हो जाएगा। मतलब ये मशीन का वैल्यू 58,000 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इस पैसे को आपने बाय में क्यों नहीं दिखाया। एक बात मुझे बताओ, अभी तुरंत हमने कहा कि जब कोई संपत्ति खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है और टू कैश होता है, ठीक है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब उसका जो पार्टनर है वो डेबिट में आ जाएगा। मतलब अगर ये इस घर में रह रहा है तो उसका पार्टनर कहाँ जाएगा, इसी घर में आएगा। याद रखना है इसको, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। तो आपने इस संपत्ति को 58,000 में खरीदा। 1/1/2008 से शुरू हुआ, और ये जो क्लोजिंग डेट हमको लिखना है वो इस साइड में लिखना है। हर साल क्लोज करना है, क्या डिप्रिसिएशन कटेगा इस साइड में। ओपनिंग यहाँ से करेंगे, क्लोज यहाँ करेंगे, ठीक है। मशीन को क्लोज इस साइड में करते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। किसी भी एसेट को क्लोज इस साइड में करते हैं। क्लोजिंग डेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बीच में कुछ नहीं हुआ है तो, अगर आपने सेल नहीं किया है संपत्तियों को, तो आप क्लोजिंग डेट ध्यान में रखिए। अगला काम कब हुआ, अब थोड़ा सा देखिए। 1/1/2008, ध्यान से समझना। 1/1/2008 को बस कुछ करना है, यहाँ मशीन का वैल्यू डालना है, यहाँ डिप्रिसिएशन काटना है और बैलेंस कर देना है। इतना तो कर सकते हैं। मशीन का वैल्यू डालना है जो खरीदा, डिप्रिसिएशन करना है, बैलेंस कर देना, बैलेंस को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप, लेकिन इसी में थोड़ा सा फ़र्क है। समझिए, आपने ये जो संपत्ति है 50,000 प्लस 8,000 58,000 में कब खरीदा, 1/1/2008 को। और आपका जो सेशन चल रहा है वो दिसंबर में जाकर क्लोज हो जाएगा। मतलब आपका जो सेशन क्लोज होगा 31/12/2008 को, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इस डेट में आपको डिप्रिसिएशन काटना है। लेकिन अब देखो, 1/1/2008 से 31/12/2008 तक साल हो गए, 1 साल हो गया। इस बीच में कोई नया काम हुआ है क्या, ठीक है। अब समझो, देखना यहाँ ध्यान से। 1/7/2008 एक डेट दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है। अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 30,000। उसके बाद अगला काम हुआ है 2010 में। 1/1/2008 वाली जो संपत्ति है ये वाली, वो 10 में जाकर बिकेगी, सेल होगी। तो हमको तो अभी 10 नहीं बना रहे, हम तो 8 का क्लियर कर रहे हैं। तो इस डेट में, ये इसी डेट में आएगा ना, 1 जनवरी 2008 से 1/7/2008 को, मतलब 1 जुलाई 2008 को ये संपत्ति खरीदा। 7 का मतलब समझते हैं ना, जुलाई, ठीक है ना। मतलब ये जो 7वां महीना आएगा 1 जुलाई 2008, 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में आएगा भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब इसी बीच का ये ईयर है। मतलब ये साल के बीच में यहाँ भी एक काम हुआ, फिर एक मशीन खरीदा। तो हम लिखेंगे 1/7/2008 को एक और मशीन हमने खरीदा, इसको भी लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पर M2 इंडिकेट कर देंगे। M2 का मतलब मशीन 2 इंडिकेट करने से हमें फ़ायदे होंगे। 30,000 रुपया हो गया। अब इस बीच में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और हम हर साल खाता क्लोज करेंगे, बस इस पर ध्यान देना। खाता कब क्लोज करें, खाता क्लोज करें 31/12/2008। इधर क्या हो रहा है छोड़ दो, 31/12/2008 को हमने क्लोज करनी है हर साल। हर साल 12 मतलब 31/12 को क्लोज करनी है। अगले साल 31/12/2009 को क्लोज होगी, फिर अगले साल 31/12/2010 को क्लोज होगी। ये खाता आपको 2008 से 2010 तक बनानी है बच्चे मेरे। अब समझो, अब हमको इस खाते को क्लोज करना और डिप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या एसेट अकाउंट। तो यहाँ मशीन अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, तो टू मशीन अकाउंट, टू मशीन कहाँ है, क्रेडिट में, तो अपने साथ इसको भी क्रेडिट में ले आएगा। किसको, डिप्रिसिएशन को। और डिप्रिसिएशन को कहेगा भैया मेरे आजा मेरे साथ, और डिप्रिसिएशन भी हम दोनों मशीन पे अलग अलग काटेंगे, मशीन 1 का और मशीन 2 का। लेकिन एक बात है, ये डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कटेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये साल के शुरू में खरीदा 1/1/2008 से 31/12/2000, बस इस पर ध्यान देना। 31/12/2008 को आप क्लोज कर रहे हैं इस खाते को। क्या हुआ, कितने साल का इस पर डिप्रिसिएशन कटेगा, कितने महीने का, तो देखो तो ज़रा 1/1/2008 से 31/12/2008 तक इस मशीन का डिप्रिसिएशन पूरे के पूरे सालों का कटेगा। मतलब 58,000 का 10% कटेगा। 58,000 का 10% ये डिप्रिसिएशन कटेगा बच्चे मेरे, मतलब 5800। यहाँ तक समझ गए, ठीक है भाई।
उसके बाद इसका कितने का कटेगा, तो 30,000 का कटेगा 10%, लेकिन ये पूरे साल का नहीं कटेगा भाई, क्योंकि ये बीचों बीच में खरीदा है ये मशीन। इस साल के पीरियड देखो, हर साल का पीरियड देखो, क्लोजिंग एक साल में हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, इस बीच में एक साथ 2008 एक डेट पड़ा जिसमें एक संपत्ति और खरीदा। अब यहाँ से तुम काउंट कर लो यहाँ तक, ये आपका स्टॉपेज है। बीच में कोई भी स्टेशन पे कोई भी सवारी चढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टॉपेज आपका यही है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो एक साथ 2008 को एक मशीन आपने जो खरीदा 30,000 में, उसका 6 महीने का ही ब्याज होगा, डिप्रिसिएशन होगा। कैसे, आप जोड़ो, एक साथ 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11, 12, 6 महीना। तो यहाँ पर 6/12 आप लिख दीजिए। ठीक है भाई, तो 6/12 जब लिखिएगा तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 0 से 0, 0 से 0, 6 दूना 12 और 15 दूना 30। ठीक है बच्चे, तो यह आपको हो जाएगा 1500। क्या हो जाएगा, 1500। अब बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। बैलेंस भी अलग अलग करिएगा, क्योंकि इसमें से एक संपत्ति बाद में जाकर सेल होगी तो उसका वैल्यू उस समय क्या होगा ये पता करने के लिए हमको बैलेंस सेम एज इट इज़ करना है। ठीक है, तो बैलेंस के लिए हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस शीट। बैलेंस कब होती है, तो साल के अंत में, यही तो साल का अंत है। डिप्रिसिएशन कब होगी, साल के अंत में। ठीक है, और यही साल का आखिरी डेट है। तो अब हम बैलेंस कर देते हैं बच्चे। तो बैलेंस करने के लिए फिर वही लिखे थे, मशीन 1 और मशीन 2। भाई ये मशीन इतने का था, 58,000 घट गया। ठीक है, आप हाथ से करना, मैं थोड़ा मोबाइल के कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 58,000 में से 5800 हमने माइनस कर दिया तो आ गया 52। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 52,200। उसके बाद भाई मेरे 30,000 में से 1500 माइनस कर दिए, 28,500 होना चाहिए, 28,500। यहाँ तक समझ गए, बस हो गया, क्लोज कर दीजिए। आपने बैलेंस भी तो निकाल ही लिया, यहाँ अलग अलग करके निकाल लिया, मतलब टोटल बैलेंस कर ही लिया। अब बस जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 88,000 और ये भाई ये भी हो जाएगा 88,000। बस अब करना क्या है, इसको आगे बढ़ा देना है अगले साल 2009 में। और 2009 में कहीं पर भी कोई नया काम नहीं हुआ है। 2010 में हुआ है, ठीक है, जुलाई में, लेकिन 2009 में कहीं पर कोई नया काम नहीं हुआ है। बस इस 2009 का एंट्री जो है सेम उठा के रख देना। हमको क्या करना है, हमको करना है स्टार्ट 1/1/2009 से और इसको एंड करना है 31/12/2009 को। ठीक है, इस बीच में कोई नया काम होगा तो कर सकते हैं, या खरीदने का या बेचने का, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 2009 इस डेट का कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इसको उठा कर लाइए और काट दीजिए। तो ध्यान से देखिए, टू बैलेंस BD लिखाएगा, जो शुरुआती जो पिछला बैलेंस बचा हुआ इस मशीन का, टू बैलेंस BD लिखाएगा। मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 का हो जाएगा 52,200 और मशीन 2 का हो जाएगा 28,500 बच्चे मेरे। ठीक है, और इस डेट में डिप्रिसिएशन कर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए, तो इस डेट में डिप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन वही बात है, इन दोनों संपत्ति को अभी तक हमने कुछ नहीं किया, मतलब जैसे चल रहा है चलते जाने दीजिए, बैलेंस करिए। अब इसका वैल्यू ये बचा, फिर डिप्रिसिएशन काटिए। साल में एक बार डिप्रिसिएशन कटेगा, लेकिन वो मूल कॉस्ट पे कटेगा, बार बार उसी कॉस्ट पे जाइएगा जितना में आपने खरीदा था। ये तो अभी का वैल्यू, कितना में आपने खरीदा था, तो आपने इतने पे खरीदा था। मूल कॉस्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन सेम एज इट इज़ उतरेगा। ठीक है, तो ये मशीन हो जाएगा, मशीन 1 का कट जाएगा 58,000 का 10% 5800। लेकिन अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कन्फ्यूज मत कर जाना। यहाँ देखिए, ये है 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन, लेकिन अब ये जो संपत्ति है ये 1 जनवरी 2009 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब ये है, ये संपत्ति अगले साल में शुरू से ही रहेगी। तो अगले साल में अगर ये शुरू से रहेगी तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, अगर बीच में बेचा नहीं जाए तब। तो बीच में बेचा नहीं गया तो 30,000 जो मूल का वैल्यू है वो इस साल से शुरू से ही है। ठीक है ना, तो शुरू से है यहाँ तक है, तो मतलब पूरे साल का हो गया। तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, 3,000। 30,000 का 10% निकालने आता है, कर सकते हैं ना। 30,000 हो गया ये, और 30,000 का 10% हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना भाई। तो 3,000 हो जाएगा। चलो भाई, अब हम लोग कर लेते हैं बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आप अलग अलग कर दीजिए, बाकी जोड़ दीजिएगा। बाय बैलेंस CD कर दीजिए। बैलेंस CD करने के लिए हमको क्या करना होगा भाई, बैलेंस CD में मशीन 1 का बैलेंस करना है, मशीन 2 का बैलेंस करना। दोनों मशीन अभी भी चल रही है। तो 52,200 में से 5800 आप माइनस कर दीजिए। 52,200 में से 5800 आप माइनस कर दीजिए भाई मेरे। तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12 और
11 में से 5 गया तो 6, 6 5 11, 46,400 बिल्कुल सही है। 46,400 सही है ना, 46,400। आप भी कैलकुलेशन करते रहो, 46,400 ठीक है भाई। अब जो हमारे पास बचा है 28,500 का संपत्ति, उसमें से 3,000 चला गया, ये बचेगा 25,500। हो गया क्लियर? क्लियर, ये साल क्लियर हो गया। अब इसको सिर्फ जोड़ देना है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन तो अलग अलग हमने बैलेंस कर ही लिया। तो इस ईयर में, इस पीरियड में कोई नया काम नहीं हुआ। आप देखिए मैंने क्वेश्चन भी अलग कर दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। इसमें कहीं पर भी 2009 की चर्चा नहीं है, मतलब 2008 से जो संपत्ति सब चला है वो चला गया, यूज होता चला गया, और अगले साल 2010 में कुछ होगा इसके साथ, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और ये 7 1 8 हो जाएगा भाई मेरे, 80,700, 80,700। अब आइए वो ईयर आ रहा है आपके सामने, देखिए जहाँ पर कुछ नया होना है। टू बैलेंस विधि जो शुरू से चल रहा है, मशीन 1 मशीन 2 भाई मेरे, समझ रहे हैं। तो मशीन 1 का कीमत 46,400 है और मशीन 2 का कीमत 25,500 है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या बीच में कुछ हो गया। बीच में ये हुआ, ध्यान से पढ़िए, 2010 1/7/2010 क्लोज कब होना है? 31/12/2010 को क्लोज होना है। लेकिन इसी बीच में, इससे पहले ही आता है 1/7/2010, ठीक है। इस डेट में कुछ काम आपको करना है, संपत्ति बेचने, और इस संपत्ति को बेचना कितना में है, ठीक है। इस संपत्ति को कितना में बेचना है भाई? इस संपत्ति को बेचना है 25,000 में। देखो ध्यान से देखो, कौन सी संपत्ति? ये वाले मशीन 1, ठीक है। कौन सी संपत्ति? मशीन 1। 25,000 में बेचना है और 1,000 कट जाएगा उसमें से, डिसमेंटलिंग चार्ज ले लेगा। जो बंदा हमारा सामान खोल कर बेच कर लाएगा वो उसका चार्ज 1,000 रख लेगा, ठीक है ना। ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे सारी बातें लिखी रहती है, मतलब आपके पास मात्र 24,000 आएंगे। तो मशीन बेचिएगा, मशीन बेचने से आपको 24,000 आएंगे। कब बेचिएगा? तो 1/7/2010। आप क्लोज मत करिए, अभी आपको ये काम करना। जब संपत्ति खरीदते हैं तो टू कैश इधर लिखाता है, बेचिएगा तो बाय कैश इधर लिखाएगा, पैसे आएंगे। तो पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेस्ट अकाउंट होगा। एसेस्ट किधर है? 2 में है, तो ये 2 वाला अपने साथ इधर 2 बाय में ले आएगा, 2 वाला मतलब क्रेडिट में ले आएगा। तो ये सोल्ड हो गया, एसेस्ट सोल्ड हो गया भाई मेरे। कितना हो गया? तो 25,000 तो आने थे, लेकिन इसमें से 1,000 कट जाएंगे, मतलब आपको आएंगे मात्र 24,000 रुपया, ठीक है। 25,000 में बेचा जरूर है, लेकिन 1,000 ले लेगा लेबर सब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। लेकिन आपने जो संपत्ति बेचा इस डेट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने होते हैं भाई। 7वां महीना नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 7वां महीना शुरू हुआ था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने होते हैं। 6 महीने का डिप्रिसिएशन कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल से कटेगा। फिर हम ये देखेंगे कि हमारा संपत्ति इतने का था, 6 महीने का डिप्रिसिएशन काटने के बाद इतना बचा था, इतना में बेचे तो क्या हुआ, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके इतने के बराबर इतना वैल्यू हो जाना चाहिए। अकाउंटिंग यही ना कहता है कि इतना में तो इतने ही आ रहा है, बाकी सब कहाँ गया? तो बाकी सब यहाँ दिखाइए कि इसका डिप्रिसिएशन कटा। अब आप अलग कर दीजिए इसका डिप्रिसिएशन, ठीक है। 6 महीने का ही काम आप निपटाइए, फिर बाकी आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसका डिप्रिसिएशन हम लोग काटते हैं किसका? तो इसका मूल वैल्यू 5800 था। 5800 का 6 महीने का, 5800 का 6 महीने का काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीना हो रहा है। तो 5800 का साल भर का होता है बच्चे मेरे 10/100, और 6 महीने का होगा 6/12, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 दूना 12, 29, ठीक है। 2900, 58,000 है, ठीक है। तो ये 2900 आपका डिप्रिसिएशन कट गया। ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम? हम कर रहे हैं मशीन 1 का डिस्पोजल, मशीन 1 का काम कर रहे हैं। मशीन 2 और आने वाले मशीन को छोड़ दीजिए। मशीन 2 का काम होगा 31 दिसंबर, हमको तो काम करना था 31 दिसंबर 2010 को, लेकिन इसी बीच में मशीन 2 के बारे में कुछ कहा गया और कहा कि भाई बेच डालो इस मशीन 2 को, ठीक है। चलो भाई बेच देते हैं। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो, इधर कैश संपत्ति खरीदा जा रहा है, इधर डिप्रिसिएशन काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ठीक है। इस डेट में एक संपत्ति बेचा गया। आप बस इतना याद रखिएगा, संपत्ति इधर खरीदेंगे, इधर डिप्रिसिएशन काटेंगे, बेचेंगे, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना भाई। तो डिप्रिसिएशन हम काट रहे हैं मशीन 1 का, ठीक है, 6 महीने का। आप चाहें तो लिख सकते हैं 6 मंथ, 6 मंथ का काट रहे हैं। छोटा सा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अभी जो बचा हुआ वैल्यू है उस पर या मूल वैल्यू पर? तो इसने कह दिया है क्वेश्चन में
कि आपको जो काटने हैं बच्चे, आपको जो काटने हैं डिप्रिसिएशन, वो आपको मूल वैल्यू पे काटना है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ओरिजिनल कॉस्ट पे काटना है, लिखा है क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे काटना है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट आपका कितना 5800 था ना, तो 5800 का 58,000 का हमने 10% काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया काम ख़त्म। लेकिन अभी भी इस पूरे मशीन का बैलेंस अगर आप करेंगे तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर 46,400 है और उधर देखिए कितने हो रहे हैं। डेबिट में आपका कितना है 46,400। ठीक है बच्चे, इधर 46,400 है, उधर कितना हो रहा है, तो मान लो कि 24,000 रुपया ये आया और 2900 डूब गया। ठीक है, तो कुल मिला के 0 9 6 24 26,900, फिर भी पैसा आपका नहीं पूरा, इधर पैसे कम रहे इस मशीन के, क्योंकि ये मशीन आपको पूरा बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस मशीन का वैल्यू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपको डेबिट बराबर क्रेडिट पता है ना, दोनों बराबर करना पड़ता है, तो इतना जितना इधर था उतना इधर नहीं है। तो जो पैसा आपको नहीं मिल पाया, जो पैसा का कोई माई बाप नहीं रहा, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, कितना बच रहा है, तो 46 है। ये तो ख़त्म ना हो गया, संपत्ति आपने बेच दिया, बात ख़त्म हो गई। संपत्ति से इतने पैसे आए, इतना डिप्रिसिएशन था, लेकिन और पैसे कहाँ गए, तो और पैसे गए लॉस में। ठीक है भाई, तो 46,400 में से आप 26,900 घटा दीजिए, 26,900, 9 5 14 और 9 6 15 1। ठीक है, 3 में से 2 गया, 19,500। ये आपका चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, 19,500। ये हो गया इसका खेल ख़त्म। ठीक है, इतना आया, इतना डिप्रिशिएट हो गया, इतना लॉस में चला गया। क्या आप इतनी बात याद रख सकते हैं? ठीक है जी सर, याद रख सकते हैं। मान लो कि इससे ज़्यादा पैसे इधर आएंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये इधर लिख दीजिएगा, ज़्यादा पैसे जो आएंगे। इधर कम आए तो जो कम आए वो आपको लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया हमने। ठीक है, ओके क्लियर। अब हमको क्लोज करना है। अब क्लोज करने हम जा रहे थे कि बीच में फिर एक और टपक गया, और इसने कहा कि उस डेट में, जिस डेट में इसने इस मशीन को बेचा है, उसी डेट में 75,000 का एक मशीन खरीद लिया। लो कर लो बात, इस डेट में इसने 75,000 का एक मशीन खरीद लिया। पैसे वाला पार्टी लग रहा है नहीं, इसने 1/7/2010 को इसी डेट में ना बेचा है, इसने मशीन खरीदा, तो मशीन इधर खरीदिएगा, तो ये मशीन नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मशीन नंबर 3 आ जाइए, 75,000 में खरीद लीजिए। अब कुछ मत करिए, अब कुछ नहीं किया, अब क्लोज कर दीजिए इस साल को। कहिए रुक जाओ भाई, बहुत हो गया तमाशा तुम्हारा, क्लोज कर ही देते तुमको। तो पहले क्लोज करने के लिए डिप्रिसिएशन काटेंगे, तो मशीन 1 तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है 6 महीना पहले ही, मशीन 2 बच गया, मशीन 3 बच गया। अब समझो, मशीन 2 हमारे पास कितने का था, मूल कॉस्ट पे हमको काटना है, तो मशीन 2 हमारा कितने का था भाई, जो खरीदे थे, ये रहा 30,000 का, 30,000 में खरीदे थे, तो 30,000 का 10% 3,000 होगा, कोई शक नहीं। लेकिन अब देखना ही, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 31/12/10 को, और ये मशीन खरीदा गया है 1/7/10 को। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका तो पूरा साल हो गया, क्योंकि ये शुरू से ही अपडेट चल रहा है, तो 1 साल तो हो ही जाएगा। ये बीच में खरीदा गया 1/7/2010 को, इसके बेचने के उपलक्ष्य में खरीदेंगे इधर, बेचेंगे इधर, तो 75,000 का। लेकिन अब देखो पूरा साल हो रहा है क्या, नहीं सर नहीं, 75,000 नहीं हो रहा है, पूरा साल नहीं हो रहा है सर, यहाँ तो गलत हो रहा है, पूरा साल नहीं हो रहा है, पूरा साल नहीं हो रहा है, तो 75,000 का 6 महीने का काटिए, तो 75,000 का 10% आ जाएगा सालाना। ठीक है, 7500, और इस 7500 का आपको काटने हैं डिप्रिसिएशन। कितने महीने हो रहे हैं भाई, 75,000 का 10% साल भर का होता है, डिप्रिसिएशन रेट सही साल भर का होता है ना, 75,000 का 30/9। ठीक है, 1 जुलाई को खरीदा था, सही है ना, इसी डेट में खरीदा है 1/7/10 को। ठीक है जी, तो आइए 75,000 का हम लोग 10% निकालते हैं, तो सालाना कितना हो जाएगा 7500, और इसका हम 6 महीने का निकाल देंगे, तो 6/12। ठीक है, तो 6 दूना 12, इसको काटिए 3750 आएगा भाई। अब 3750 आ गया, लेकिन इसमें एक लोचा और है। एक लोचा ये है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 3750 तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने इस संपत्ति को यूज में कब से लिया है देखो,
30/9/10 को, इस डेट को ध्यान से देखो, ये डेट का ही लफड़ा है बस और कुछ नहीं। इसने खरीदा जरूर उस डेट में, लेकिन यूज ये करना शुरू किया है, खड़ा किया है, मतलब इस संपत्ति को खड़ा किया है, इंटर्ड किया है, यूज करना शुरू किया है 30/9/10 को, ठीक है। मतलब 9वां महीना ख़त्म, तो 10वां महीना बच रहा है, 11वां महीना यूज किया, 12वां महीना। एक बात मुझे बताओ कि कितने महीने यूज किए? 3 महीना ही यूज किया इसने, तो ये हो गया 6 महीने का। अब आप सीधे निकाल दो 3 महीने का, 7500 का 10%, 10 भागे 100, मैं पूरा सीधे निकाल रहा हूँ, 3/12, ठीक है। 1800, 3750 है ना, 18 दूना 36, 750, 75 दूना 150, ठीक, 1875 रुपये आएगा। बात समझे आप? ऐसे तो 6 महीने का आप निकालेंगे, लेकिन इसने यूज करना शुरू किया, ख़रीदा इसने जुलाई में, यूज शुरू किया नवंबर से, ठीक है, अक्टूबर से, ठीक है ना, सॉरी अक्टूबर नहीं, 1/9 है ना, 30/9 कोई इसने इंटर किया, तो 30/9 छोड़ ही दीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर में यूज किया, नवंबर में यूज किया और दिसंबर पूरा साल यूज किया, तो 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे जब से उसने यूज करना शुरू किया। तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन तो भाई मेरे जैसे चल रहा था, मशीन 2 का, सॉरी मशीन 2 कितना का है? 30,000 का, तो 30,000 का 10% 3,000 हमने लिख दिया, और इसका डिप्रिसिएशन लिख देंगे 1875, ठीक है। अब हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस में हम, इसका काम ख़त्म हो चुका है, बैलेंस में 25,000 में से बाय बैलेंस CD लिखेंगे, ठीक है। मशीन 2 का 25,500 में से 3,000 ख़त्म है, 25,500 में से 3,000 ख़त्म है, मतलब 22,000 लिखाएगा, और 75,000 में से 1875 ख़त्म हो गया, तो 75,000 में से 1875 आप घटा देंगे, 75,000 माइनस 1875, ये 5, ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 3, ये हो जाएगा 7, 73,125, ठीक है भाई। मशीन 3 73,125 हो गया, बस आप जोड़ दीजिए और कुछ मत करिए, हो गया क्लियर, ठीक है। ये साइड इसका बैलेंस हमने अलग अलग करके रखा है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, बस जोड़ दीजिए और कुछ मत करिए। देखिए है कुछ नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और डेट का ख्याल रखना है, डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इस बीचों बीच में इसने ख़रीदा और क्लोज हम कब कर रहे हैं, क्लोजिंग डेट पर ध्यान देना है। क्लोजिंग डेट हमारा क्या है? क्लोजिंग डेट दिसंबर में है, ठीक है। दिसंबर से पीछे जितने भी महीने हो रहे हैं उतने महीने का कैलकुलेशन करना है। हम दिसंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं और इसने जुलाई में ख़रीदा है, तो जुलाई से दिसंबर तक हम देखेंगे। लेकिन हुआ ये कि ख़रीदा तो इसने जुलाई में है, लेकिन यूज करना शुरू किया है 30/9, स्टेबलाइज किया है इसने, खड़ा किया है मशीन को 30/9/10 को, तो हम 9वां महीना भी ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अब 10वें महीने से काउंट करेंगे, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, 3 महीना का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। और उसके बाद बैलेंस कर देंगे, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा, इतना तो करना पड़ेगा ना अपने से। मशीन खरीदिएगा तो 2 कैश में लिखिएगा, मशीन बेचिएगा तो बाय कैश में लिखिएगा, ठीक है। बस डिप्रिसिएशन काटिए, बात ख़त्म, बैलेंस करते चले जाइए, कुछ नहीं है। आप देखिए इसको, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज कर करके हम नोट करिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।